बलरामपुर नामक राज्य में ज्ञानेंद्र नाम का एक दयालु राजा राज करता था। उसकी प्रजा हमेशा उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका पुत्र ध्रुव एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। उसे प्रजा के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन राजा ध्रुव अपने घोड़े के साथ राजकीय भ्रमण के लिए निकले। घूमते घूमते उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न इस घोड़े की क्षमता की परख की जाए। तभी उन्हें सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा ध्रुव ने बिना कुछ सोचे समझे अपने घोड़े को उस झोपड़ी की ओर मोड़ दिया। घोड़े ने झोपड़ी पर दौड़ लगा दी और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह देखकर राजा ध्रुव बहुत प्रसन्न हुए। वाह, ये घोड़ा तो कमाल का है। इसने तो अपनी शक्ति का अच्छा प्रदर्शन किया। वाह वाह वाह। अगले दिन राजमहल में क्या बात है मंत्री, यह शोर कैसा हो रहा है? महाराज, एक आदमी अंदर आने के लिए द्वारपाल से झगड़ रहा है। अरे, ऐसा क्यों हो रहा है? जो वो इतना तड़प रहा है, उसे अंदर आने दो। जब उस आदमी को अंदर बुलाया गया तो वह बोला, महाराज, मेरी मदद कीजिए। महाराज, मैं लूट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। अरे, आखिर हुआ क्या? बताओ तो सही। महाराज, राजकुमार घुड़सवारी कर रहे थे, तभी अचानक वे मेरी झोपड़ी से टकरा गए और मेरी झोपड़ी पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। महाराज, मैं बेघर हो चुका हूँ। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर मेरी पत्नी और मेरी छोटी सी बच्ची है। मुझे उनकी चिंता है क्योंकि इतनी सर्दी का मौसम है और इस ठंड में वे बाहर कैसे रहेंगे महाराज? ऐसे खुले में रहना उनके लिए बहुत खतरनाक है। वे मर जाएंगे महाराज, वे मर जाएंगे। मेरी मदद कीजिए। मंत्री, राजकुमार को बुलवाइए। आप चिंता मत कीजिए। हमारे होते हुए आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आपको न्याय मिलेगा। राजकुमार को बुलाया जाता है। जी पिताजी, बताइए, आपने मुझे याद किया? ध्रुव, यह क्या सुन रहा हूँ? तुमने उस आदमी की झोपड़ी तोड़ दी। मैं इसका कारण जान सकता हूँ। पिताजी, बस थोड़ी सी टक्कर लग गई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी झोपड़ी बहुत कमज़ोर थी और वैसे भी मैं अक्सर अपने घोड़े की ताकत की परीक्षा लेता रहता हूँ। बेटा, तुम्हारे लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। क्या तुम जानते हो कि सर्दियों में बिना छत के रहना कितना कठिन होता है? घोड़ों की ताकत युद्धभूमि में दिखाई जाती है, ऐसे गरीब नगरवासियों के घर तोड़कर नहीं। मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। ज़रा सी गलती पर आप मुझे हमेशा क्यों सुनाते हैं? क्या मैं राजकुमार होकर अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकता? ध्रुव, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हें दूसरों की परेशानियों का अंदाजा नहीं होगा, तब तक तुम कभी एक अच्छा राजा नहीं बन पाओगे। एक राजा का दिल हमेशा अपनी प्रजा के लिए धड़कना चाहिए। सर्दियों का मौसम बहुत कठोर होता है और गरीबों के पास इतने साधन नहीं होते कि वे उससे बच सकें। तुम्हारी एक गलती ने उन लोगों को बेघर कर दिया। हाँ हाँ पिताजी, मैं समझ गया। अब मैं चलता हूँ। राजकुमार ने राजा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। फिलहाल राजा ने उस आदमी की झोपड़ी दोबारा ठीक करवा दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजकुमार ने फिर से एक गरीब आदमी की झोपड़ी तुड़वा दी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह रास्ते में उसे अच्छी नहीं लग रही थी। ध्रुव, तुम्हारा दिल तो पत्थर का हो गया है। तुमने फिर से एक गरीब की झोपड़ी तुड़वा दी। क्या तुम्हें ठंड में लोगों की तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है? पिताजी, वो झोपड़ी रास्ते में थी, उसे देखकर मेरा मन खराब हो जाता था। बस, बहुत हो गया। तुम्हें अपनी प्रजा की पीड़ा का कोई एहसास नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर संवेदना नहीं है, तो तुम राजा बनने के काबिल नहीं हो। अब तुम इस महल से निकल जाओ। जाओ और देखो कि गरीबों की सर्दी कैसी होती है। जब तुम उनकी तकलीफों को खुद महसूस करोगे, तब शायद तुम्हें समझ आएगा कि राजा का दिल कैसा होना चाहिए।
आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं इस नगर का राजकुमार हूँ। आप मुझे नहीं निकाल सकते। तुम्हें हर बात मजाक ही लगती है, लेकिन यह मजाक नहीं है। सिपाहियों, इसे महल के बाहर निकाल दो। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना पिताजी। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे इस राज्य से बाहर निकाल सकें। मैं अभी जीवित हूँ और तुम केवल राजकुमार हो, राजा नहीं। यह मेरा आदेश है। सिपाहियों, इसे बाहर निकालो। मुझे हाथ मत लगाना पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन राजा के आदेश पर राजकुमार को महल से बाहर निकाल दिया जाता है। वह पूरा दिन इधर-उधर भटकता रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई, उसे बहुत तेज सर्दी लगने लगी। अब काफ़ी वक्त बीत चुका है। पिताजी ने पहले दरबान को आदेश दे दिया था कि मुझे अंदर न आने दिया जाए, पर शायद अब पिताजी का दिल पिघल गया होगा। हाँ, चलो अंदर जाकर देखते हैं। ऐसा सोचते हुए वह महल की ओर बढ़ता है, लेकिन दरबान उसे अंदर नहीं जाने देता। माफ कीजिएगा राजकुमार, लेकिन महाराज का आदेश है कि आपको अंदर नहीं आने दिया जाए। अरे यार, मुझे लगा था कि शाम तक पिताजी का दिल पिघल जाएगा, पर ये तो बहुत सख्त हो गए हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? सर्दी से कांपता हुआ वह आगे बढ़ता है। उसकी हालत अब बिगड़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और क्या करे। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात मोहन से होती है। अरे राजकुमार, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों टहल रहे हैं? आपकी वजह से ही पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया। तो आइए, आप मेरे घर में आ जाइए। यहीं सामने मेरी झोपड़ी है, जिसे महाराज ने ठीक करवा दिया था। तुम अगर नहीं भी कहते तब भी मैं आने ही वाला था, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मैं बेघर हुआ हूँ। राजकुमार मोहन के साथ उसी झोपड़ी में पहुंचते हैं, जहां उसकी पत्नी और उसकी बेटी उनका स्वागत करते हैं। अरे राजकुमार, आप यहाँ इस गरीब की कुटिया में, वो भी इतनी रात को। ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। तुम्हारे कारण ही मेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस झोपड़ी को तोड़ने के कारण ही अब तुम मुझसे ये सब सवाल मत पूछो। राजकुमार, आपके कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। क्या मैं इन्हें छूकर देख सकता हूँ? क्या? हाथ मत लगाना। तुम लोग इतनी छोटी सी झोपड़ी में कैसे रह लेते हो? मैं कहाँ लेटूं? मेरा बिस्तर कहाँ है? मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। जब तक चाहें आप यहाँ रह सकते हैं। आप सोने से पहले कुछ खा लीजिए। वे तीनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। राजकुमार को इतनी भूख लगी होती है कि उसे अपने हिस्से का खाना पर्याप्त नहीं लगता। वह उस गरीब आदमी की पत्नी और बेटी का खाना भी छीनकर खा जाता है। रात गहरी हो जाती है और वे सभी जमीन पर ही सो जाते हैं। राजकुमार को ठंड तो लग रही होती है, लेकिन पूरे दिन की थकान से वह इतना थक चुका होता है कि लेटते ही गहरी नींद में सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है और गंगा देखती है कि उसकी बेटी का शरीर ठंड से कांप रहा है और उसे बहुत तेज बुखार हो गया है। अरे, अरे मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तुझे? इतना काम क्यों रही है तू? ओह, ये तो बुखार से तप रही है। उसका शरीर जल रहा है। कुछ कीजिए, जल्दी वैद्य जी को बुला लाइए। लेकिन गंगा, मेरे पास वैद्य को देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं कहाँ से लाऊं? क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है? राजकुमार जी, मुन्नी को बहुत तेज बुखार हो गया है। उसका शरीर जल रहा है, पर हमारे पास उसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। हे भगवान, कल मैंने मुन्नी का खाना खा लिया था। शायद उसी वजह से ये इतनी बीमार हो गई है। ये लो, रख लो इन्हें। अपनी बेटी का अच्छा इलाज करवाओ। राजकुमार, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। हाँ, पर ये मुन्नी की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। जल्दी जाओ, वैद्य जी को बुलाओ, और हाँ, बाजार से कुछ बिस्तर और जरूरी सामान भी ले लेना। राजकुमार, आपने हमारी जान बचा ली। भगवान आपको इसका लाखों गुना दे। मोहन मुन्नी का इलाज करवाता है और साथ ही कुछ कंबल और बिस्तर भी ले आता है। अगले दिन राजा राजकुमार से मिलने आते हैं। अब कुछ समझ आया या नहीं? महल की याद भी आ रही है? नहीं, मुझे महल की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ठीक हूँ, आप जा सकते हैं।
यह घमंड सही नहीं है, ध्रुव। पर ठीक है, जब तक तुम्हारा मस्तिष्क ठीक नहीं होता, यहीं रहो। धन्यवाद, पर मैं अपनी जगह पर खुश हूँ। राजा वापस महल लौट जाता है। उसी रात अचानक एक भयानक तूफान आता है। हवा की जोरदार आवाज से झोपड़ी हिलने लगती है और कुछ ही पलों में झोपड़ी टूटकर बिखर जाती है। मोहन, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और राजकुमार सभी खुले आसमान के नीचे ठंड से कांपने लगते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? ये रात कैसे कटेगी? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गंगा, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है जो हम कर सकें। अब तो बस इस रात को किसी तरह काटना होगा। ये ठंड कितनी कठोर है, तुम लोग इसे रोज कैसे सहते हो? हम तो जैसे तैसे हर रात गुजार लेते हैं, लेकिन आज की रात तो बहुत ही भयानक है। जब मैंने उन लोगों की झोपड़ी तोड़ी थी, तब भी उनकी रात ऐसी ही गुजरी होगी ना? हे भगवान, मैंने क्या कर डाला था? जैसे तैसे सुबह तो हो जाती है, लेकिन रात की ठंड ने सबके शरीर को झकझोर कर रख दिया था। राजकुमार मोहन को कुछ पैसे देता है और कहता है, मोहन, ये लो, इनसे अपनी झोपड़ी ठीक करवा लो। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। धन्यवाद तो ठीक है, पर तुम लोग ऐसे कैसे जीवन काटते हो? गरीब का जीवन ऐसा ही होता है राजकुमार। आप तो पहली बार गरीब की सर्दी देख रहे हैं। हमारा हर मौसम ऐसे ही कष्टों से भरा हुआ होता है। मोहन उन पैसों से अपनी झोपड़ी ठीक करवा लेता है, लेकिन कुछ ही दिन बीतते हैं और उनके घर में खाने का सारा सामान खत्म हो जाता है। मोहन, घर में अब खाने को कुछ भी नहीं बचा है। ठंड ने तो हमारी सारी उम्मीदें छीन ली। हाँ गंगा, बर्फ के कारण खेतों में कोई काम नहीं हो पा रहा है। लकड़ी काटने का काम भी ठप पड़ा हुआ है। इस ठंड में कोई पेड़ काटने नहीं जाता। अब क्या होगा? ये समय भी गुजर जाएगा, बस हमें सब्र रखना होगा। मोहन, मेरे पास अब थोड़े ही पैसे बचे हैं। तुम ये पैसे ले जाओ और कुछ खाने के लिए ले आओ। राजकुमार, आप पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं, अब और पैसे मत दीजिए। मोहन, ये समय सोचने का नहीं है। तुम जाओ और इन पैसों से कुछ खाने के लिए ले आओ। मोहन उस पैसे से थोड़ा बहुत खाना ले आता है। एक दो दिन जैसे तैसे वह खाना चलता है, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। अब ना मोहन के पास कुछ बचा था और ना ही राजकुमार के पास। अब तो खाने को कुछ भी नहीं बचा, आगे की सर्दी कैसे कटेगी? क्या यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे कुछ पैसे कमाए जा सकें? यहाँ तो इस सर्दी में कोई काम नहीं होता, लेकिन शहर में शायद कुछ काम मिल सकता है, पर वहाँ जाना आसान नहीं होगा। मोहन, हमें कुछ तो करना होगा। चलो, हम शहर चलते हैं और वहाँ कोई काम ढूंढते हैं। राजकुमार और मोहन शहर जाते हैं, जहां उन्हें मेहनत मजदूरी का काम मिलता है। यह राजकुमार के लिए पहली बार था जब उसने अपने हाथों से कोई काम किया। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद वह इतना थक गया था कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। मोहन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेहनत करना इतना कठिन हो सकता है। पूरे दिन ईंटें धोना, धूप में काम करना और पैरों का दर्द, ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। लेकिन जब अपने पसीने की कमाई से पहली बार खाना खाया, तो दिल को एक अलग ही सुकून मिला। हालांकि दिन भर की थकान और तेज सर्दी की वजह से राजकुमार को अचानक तेज बुखार हो गया। उसका शरीर तपने लगा, चेहरा लाल हो गया और वो बड़बड़ाने लगा। उसकी हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया है। अब मुझे समझ आया कि तुम लोगों पर क्या बीतती होगी, और तुम्हारी बेटी, जो बुखार से तड़प रही थी, उसने क्या महसूस किया होगा। मोहन, मोहन, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही राजकुमार की आंखें भर आईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही राजकुमार की नींद खुलती है, वह अपने आप को राजमहल के नरम बिस्तर पर पाता है। उसके सामने स्वयं राजा खड़े होते हैं। यह सब देखकर राजकुमार बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। मैं यहाँ कैसे आ गया? बेटा, मैंने हर समय तुम पर नजर रखी थी। जैसे ही तुम्हारी तबीयत बिगड़ी, मैंने तुरंत तुम्हें महल में लाने का आदेश दिया। पिताजी, मुझे वापस जाना है। मैं मोहन और उसके परिवार के साथ रहना चाहता हूँ।
नहीं बेटा, अब तुम जान चुके हो कि गरीबों का जीवन कितना कठिन होता है। तुमने उनकी परेशानियां महसूस की हैं। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम एक अच्छे राजा बनो और उनकी भलाई के लिए काम करो। राजकुमार को राजा की बात समझ आ गई। उसने तय किया कि वह अपने राज्य के गरीब लोगों की मदद करेगा। हाँ पिताजी, अब मैं समझ गया हूँ कि असली राजा वह होता है जो अपने लोगों की तकलीफों को समझे और उनका समाधान करे। मैं वचन देता हूँ कि सर्दी के खत्म होने से पहले मैं गरीबों के लिए गर्म कपड़े, कंबल और बेहतर आवास की व्यवस्था करूंगा। राजकुमार ने अपने वचन को निभाया। उसने गरीबों के लिए सिर्फ गर्म कपड़ों की व्यवस्था ही नहीं की, बल्कि उनके लिए नए घर भी बनवाए और नए रोजगार के अवसर भी दिए। राजकुमार के इस कदम से राज्य के लोगों का जीवन बेहतर हुआ और उन्होंने अपने राजा की दिल से सराहना की। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ किया, उसके लिए मुझे सच में पछतावा है। पहले मुझे लगता था कि राजकुमार होना बहुत गर्व की बात है और मैं राजकुमार हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु तुम्हारे साथ रहकर मुझे गरीबी का असली एहसास हुआ। मुझे समझ आया कि असली जीवन कैसे जिया जाता है। मैं तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई और मुझे एक सच्चा राजा बनने की राह दिखाए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध रहूंगा। तुम्हारी बेटी मुनी, तुम्हारी पत्नी, सबका ध्यान में रखूंगा। और आज से यह पूरा राज्य मेरा ही नहीं, मेरा परिवार है, और जैसे मैं अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, वैसे ही मैं तुम सबका भी रखूंगा।